चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। यानी आपको इस क्लास में पूरी फिजिक्स की तैयारी कराई जाएगी और वो जो फिजिक्स का क्लास होगा आपका बिहार बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए कराया जाएगा। यानी आपको जो भी इसमें टॉपिक्स बताया जाएगा उस टॉपिक का एक ही उद्देश्य होगा कि आपको वहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यानी उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर लेके आया गया है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है जी, फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक कह रहा है कि प्रकाश क्या है और इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक उसके प्रकीर्णन के बारे में। अगला जो टॉपिक आएगा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उसके बाद है जी प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम, प्रतिबिंब, समतल दर्पण की विशेषता, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण में F=R/2 और दर्पण सूत्र। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे जो कुछ आंकिक प्रश्न। यानी ये कुछ जो टॉपिक्स है आपके पहला चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि एक एक टॉपिक के बारे में आप इसलिए जानेंगे ताकि वहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे तो सब्जेक्टिव बना सके, ऑब्जेक्टिव चाहे तो ऑब्जेक्टिव बना सके, क्योंकि आपको पूरा डीपली जानना होगा। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसकी पूरी गहराई तक जानने का प्रयास करना है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि टॉपिक तो पढ़ लेते हैं जी, केवल मेन परिभाषा याद कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में चले जाएंगे और उसके बाद बोलते हैं कि इतना पढ़े कुछ आया ही नहीं। तो केवल परिभाषा याद करने से आपका पूरा क्वेश्चंस कवर नहीं होगा। आपको पूरी क्वेश्चंस को कवर करना होगा, पूरी टॉपिक्स को जानना होगा बेहतर से, तब जा कर के कहीं आप उसके पूरी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला आज हम लोग का जो टॉपिक है वो जानना है कि हम लोग को प्रकाश क्या है। ठीक है, और उसकी प्रकृति जाने। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रकाश एक तरह से देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। यानी प्रकाश ही वह ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा पूरी ब्रह्मांड की वस्तु को हम लोग अपने नेत्रों के द्वारा देखते हैं। अगर प्रकाश को हटा दिया जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा जी, अंधकार में आ जाएगा और आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसको ऊर्जा का स्रोत इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकाश से हमें ऊर्जा भी मिलता है। जैसे आप देखे होंगे अगर पानी को हम लोग धूप में रख दें तो कुछ समय बाद वो पानी क्या होता है जी, गर्म हो जाता है। आप कभी सोचे क्यों गर्म होता है? क्योंकि प्रकाश में वो तापमान है, ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु के तापमान को क्या कर सकता है जी, वृद्धि कर सकता है। साथ ही उसके पास प्रकाश फैलाने का एक दृश्य होता है जो पूरे संसार को अपने उजाला में रखता है। ठीक है, तो आपको अगर प्रकाश का परिभाषा देना होगा तो आप कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम संसार की सभी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है जी,
यानी प्रकाश ऊर्जा का क्या है, वह स्रोत है जिसके द्वारा हम संसार की सभी वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाए। अब आप एक चीज देखेंगे थोड़ा सा, प्रकाश के द्वारा हम लोग देखने की क्रिया को समझते हैं। देखने की क्रिया यानी हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं ये जाने। ऐसा नहीं है कि प्रकाश केवल है और हम आसानी से वस्तु को देख ले रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ राज है कि आपको वो वस्तु दिखाई कैसे देता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश आपके आंखों पर पड़ रहा है और आप वस्तु को देख ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको किसी वस्तु को देखना है तो सबसे पहले क्या होता है जी, मान के चलिए कि अगर सूर्य है और यहां मान के चलिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, और मान लीजिए जी यहां पर हमारा कोई नेत्र हो गया। यहां मान लीजिए हमारा क्या हो गया जी, नेत्र हो गया। अब क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है, ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ेगा और आप वस्तु को देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो प्रकाश होता है ना, वो जाता है कि किसके पास, वस्तु के पास, और वस्तु से टकरा करके कहाँ पर आता है, आपके नेत्र के पास आता है। ठीक है, वस्तु से टकरा करके कहाँ आता है, आपके नेत्र के पास। और नेत्र का एक हिस्सा होता है, जो आपका नेत्र होता है ना, लेंस के तरह व्यवहार करता है। तो उस लेंस के द्वारा नेत्र का एक हिस्सा होता है जी, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। और उस रेटिना पर ही क्या बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जब आपके नेत्र पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर कि यह नेत्र इस वस्तु को देखने का क्या करता है जी, कार्य करता है। अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ता है जी, उस वस्तु पर, और वस्तु से टकरा करके कहाँ आता है जी, हमारे नेत्र पर। और जब हमारे नेत्र के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब कहीं जाकर के हम उस वस्तु को क्या करते हैं जी, देखते हैं। अब उसके बाद आपको जानना है प्रकाश की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ लाइट। क्या जे, नेचर ऑफ लाइट, यानी इसकी प्रकृति क्या होगी ये आपको जानना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इसमें जो प्रकाश होता है ना, हमेशा एक सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, MIT है। क्यों, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर दिखाई देता है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है। यानी प्रकाश हमेशा एक सरल यानी सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर कोई मार्ग ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा कोई मार्ग दिया हुआ, ऐसा नहीं है जी कि इसमें अगर प्रकाश आएगा तो वह इसी तरीके से जाएगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, माध्यम चाहे कैसा भी हो, प्रकाश हमेशा क्या करेगा जी, सीधे रेखा में गमन करेगा। जहाँ से उसको जगह मिलेगा वहाँ से वो सीधा निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता मुड़ा हुआ है तो वो प्रकाश मुड़ते हुए जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जी, प्रकाश किस माध्यम में गमन करता है या कैसे गमन करता है।
आपको याद रखना होगा कि प्रकाश हमेशा एक सरल और सीधी रेखा में गमन करता है, ये कभी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में गमन नहीं करता। दूसरा टॉपिक इसका क्या कहता है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और द्रव्यात्मक माध्यम में भी। देखिए, यानी प्रकाश को चलने के लिए दोनों माध्यम उपयुक्त है, निर्वात में भी और द्रव्यात्मक। इसका मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब हो गया जहां पर हवा भी नहीं होता, और द्रव्यात्मक का मतलब हो गया जहां कुछ ना कुछ वस्तुएं पाई जाती है किसी न किसी प्रकार। अब क्यों होता है? क्योंकि आप समझिए, जब सूर्य से प्रकाश आता है, तो सूर्य से जब प्रकाश आएगा जी, तो आपको पता है कि ब्रह्मांड में सूर्य पाया जाता है, ठीक है। जहां से सूर्य आता है ना, उसके बाद मान के चलिए अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर मान लीजिए हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पर वायुमंडल के बहुत से आवरण है, ठीक है। मुख्य रूप से ये आवरण 5 भागों में बटा हुआ, ठीक है। हमारा वायुमंडल कितने आवरण में बटा हुआ है? 5, जिसमें कोई ना कोई कण पाया जाता है, इन सब में कण पाया जाता है। लेकिन जब सूर्य यहां से चलता है, तो पहले जो उसका माध्यम मिलता है ना, वो माध्यम निर्वात रहता है, जहां प्रकाश फैलता नहीं है। क्योंकि प्रकाश आपको पता है तभी फैलेगा जब वो किसी न किसी कण से टकराता है। इसलिए आगे जब आप टॉपिक एक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिलता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। यानी जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है ना जी, तो उसको आकाश काला प्रतीत होता है। क्यों? उसका रीजन यही है कि वहाँ वायुमंडल नहीं होता, और जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश फैलेगा कहाँ से? यानी प्रकाश पूर्ण रूप से आकर के फैलता है कहाँ जी? वायुमंडल में। इसलिए आपका प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है और द्रव्यात्मक माध्यम में भी। अब ध्यान दीजिएगा, उसके साथ साथ और क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, और प्रकाश का विवर्तन। ये सब क्या है? नेचर ऑफ लाइट। यानी आपके प्रकाश की क्या है? प्रकृति है कि प्रकाश कैसे जगहों पर पाया जाता है, किस किस रूप में पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक, जहाँ से आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश किन माध्यम में गमन करता है, तो हमेशा याद रखिएगा एक सरल रेखा में। प्रकाश को चलने के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है? निर्वात और द्रव्यात्मक। यानी अब एक चीज और जान लेंगे, थोड़ा सा आप बताइए, अगर मान के चलिए प्रकाश निर्वात में भी चल रहा है और किसी न किसी द्रव्यात्मक माध्यम में, तो प्रकाश का चाल अधिक कहाँ होगा? निर्वात में या द्रव्यात्मक माध्यम में? निर्वात में। कहाँ पे जे? क्योंकि वहाँ पर कोई कण नहीं होता है, तो प्रकाश टकराएगा भी नहीं, और वहाँ प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, और लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए, अगला टॉपिक है प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है आप ये समझेंगे। जैसे आप देखे होंगे, मान के चलिए एक टॉर्च है, घर में आप टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च का कुछ ऐसे फोकस होता है। मान लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है। तो
टॉर्च का मुख तो मान लीजिए इतना ही है जी, लेकिन जब इससे प्रकाश निकलता है ना, ठीक है, जब इससे क्या निकलता है जी, प्रकाश निकलता है, तब ये प्रकाश केवल इतना ही माध्यम में आगे नहीं बढ़ता है, केवल इतना ही माध्यम में आगे नहीं बढ़ता है। ये प्रकाश अपनी एक एरिया को लेते हुए अपने प्रकाश को चारों तरफ क्या करता है जी, फैलाता है। अभी आप सोचे हैं कि मान लीजिए अगर टॉर्च का मुंह इतना छोटा है और उसका प्रकाश निकलता है तो आगे जाकर के पूरा उजाला कर देता है, ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। अब कैसे होता है आप इस चीज को जानेंगे। तो जब भी मान के चलिए, ये मान के चलिए जी एक आपका वायुमंडल है, ठीक है, अब ये मान के चलिए आपका सूर्य है, और आपको पता है कि वायुमंडल में धूल कणों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, इस वायुमंडल में धूल कणों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जब प्रकाश यहां तक तो आएगा अपना, यानी जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा जी, तो क्या होता है देखिए, जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो मान लीजिए प्रकाश इस कण से टकराया तो कुछ भाग तो यहाँ अवशोषित हो जाएगा, अब यहाँ से टकरा करके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से टकरा करके, मतलब ये सभी प्रकाश चारों तरफ क्या करते रहते हैं जी, टकराते रहते हैं एक कण से दूसरे कण पर, और ऐसे ही करते करते ये पूरे प्रकाश पूरे वायुमंडल में चारों तरफ क्या हो जाते हैं जी, फैल जाते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आप अपना कॉपी कलम लेके बैठे रहे और साथ में ही आप नोट करते भी चले। अगर आपको प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के धूल कणों से टकरा करके, ठीक है, जब वायुमंडल के धूल कणों से टकरा करके कुछ भाग अपना क्या करते हैं, अवशोषित कर देती है, यानी कुछ भाग उस कण के अंदर प्रविष्ट हो जाता है जो बाहर नहीं निकलता, और उसी प्रकाश के कारण वो पदार्थ भी गर्म होता है, और कुछ भाग चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैलने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सूर्य का जो प्रकाश है पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है, इसका भी रीजन प्रकाश का प्रकीर्णन है। या रात में जब हम लोग टॉर्च मारते हैं जी, तो वो टॉर्च भी अपना पूरा प्रकाश फैलाता है, वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन का ही खेल है। या मान के चलिए अपने रूम में जो बल्ब है, बल्ब भी तो मान लीजिए जितना छोटा है जी, उसका प्रकाश एक जगह ही निकल के आ जाना चाहिए, लेकिन वो पूरे कमरे को उजाला कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उस प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण प्रकाश पूरे कमरे में क्या होता है जी, फैल जाता है। चलिए अगला टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। इन तीनों में तो अक्सर कभी कभी आपसे अंतर देखने के लिए पूछा जाता है, तो आप इन तीनों पदार्थ के बारे में जानेंगे कि तीनों पदार्थ किस तरीके का होते हैं। आप चाहे तो घर में इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इन पदार्थों का। तो सबसे पहला जो है वो है जी पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब हो गया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश क्या होता है जी, पूरा पूरा पार कर सकता है, उसी वस्तु को क्या कहा जाता है? पारदर्शी। जैसे वायु हो गया, तो वायु को प्रकाश क्या करता है जी, पूरा पूरा पार कर देता है। चाहे जल हो गया, जल को प्रकाश पूरा पूरा क्या कर देता है, पार कर देता है। चाहे मान के चलिए आपका कुछ और पदार्थ ले लीजिए, कांच हो गया, कांच को भी प्रकाश क्या कर देता है जी, पार कर देता है। ये सब कौन सी वस्तु है? पारदर्शी।
मतलब जिस वस्तु को, ठीक है, प्रकाश पूरा आर पार कर जाता है उससे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी। जैसे मान के चलिए ये एक वस्तु है, प्रिज्म है, ये कांच का आकार, इसमें जब प्रकाश जाएगा ये प्रकाश कहाँ निकल जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा। यानी प्रकाश इस वस्तु को क्या कर जाएगा जी, पार कर जाएगा। क्या कर जाएगा, तो जिन जिन वस्तुओं को प्रकाश पार कर जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, पारदर्शी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पारदर्शी। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, वायु, जल, कांच, ये सब क्या है जी, पारदर्शी पदार्थ। अब बात आती है पारभासी का, ये बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करता है। पारभासी का मतलब हो गया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना कि पार तो होते हैं लेकिन पूरा नहीं, अल्प मात्रा में पार। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी वस्तु होती है जिस पर अगर हम टॉर्च मारे, लाइट मारे, तो वो लाइट पूरा बाहर नहीं निकल पाता, उसका बहुत कम ही भाग उससे बाहर निकल पाता। तो अब वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं जी, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी। अब पारभासी में आता क्या क्या है, आप कभी क्या कीजिएगा ना, तेल लगा कागज ले लीजिए, तेल लगा कागज, ये घर पर आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तेल लगा कागज आसानी से घर पर मिल जाएगा। आप उसके बाद एक टॉर्च ले लेंगे, टॉर्च बाहर करके देखेंगे तो पूरा प्रकाश उस पेज को पार नहीं कर पाएगा, बहुत कम ही हिस्सा पार कर पाएगा। या आपको ये नहीं लगेगा, आप गुब्बारा ले लीजिएगा। ठीक है, गुब्बारा भी पारभासी का उदाहरण, यानी गुब्बारा से भी जब आप टॉर्च मारेंगे ना तो पूरा पूरा प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएगा। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, चाहे मान के चलिए रक्त हो गया, दूध हो गया, ये कुछ ऐसे पदार्थ है जी जिनसे प्रकाश पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता, अर्थात अल्प मात्रा में निकलता। यानी आप परिभाषा देना चाहेंगे तो अपने भाषा में लिखेंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अच्छा, अब एक आता है जी अपारदर्शी। क्या आता है, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का मतलब क्या होगा बताइए, यानी पारदर्शी का उल्टा क्या होता है, अपारदर्शी। तो पारदर्शी में था कि प्रकाश पार कर जाता है, तो उसका उल्टा है मतलब प्रकाश पार नहीं। यानी वह वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है जी, बाहर नहीं निकलता है, या प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता, तब वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं जी, अपारदर्शी। जैसे में आपका आ जाएगा बाबू दीवार, पत्थर, ठीक है, मिट्टी, इन वस्तुओं को प्रकाश पार कर सकता है जी, नहीं पार कर सकता। ये क्या कहलाएंगे, यानी आपसे कोई पूछे कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु का दो दो उदाहरण दे, तो क्या आप नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए, तो आपको इसमें अंतर भी लिख लेना है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अगला जो टॉपिक है जी वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या जी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बताइए। हम एक शब्द में अगर कहें तो कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाता है जी, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान के चलिए यहाँ ये कोई सतह हो गया, ठीक है जी, मान लीजिए कोई सतह हो गया, और हमेशा ध्यान दीजिएगा ना
किसी भी सतह पर जो प्रकाश होता है कैसा आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वस्तु पर जो प्रकाश होता है जो वो क्या होता है? तिरछा आपतित होता है। अगर वो लंबवत पड़ेगा ना तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है इस सतह पे, फिर इस सतह से टकरा करके प्रकाश कहाँ चला जाएगा जी? दूसरे माध्यम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? चलिए अब ध्यान देंगे बाबू, ये एक सतह हो गया, ये एक किरण आ रहा है सतह पर और ये टकरा करके इस दिशा में चला गया और ये इस पर एक लंब वस्तु। अब थोड़ा सा आप जान लें कि पहले एक एक जो प्रकाश का किरण है उसका क्या नाम है। तो जो सतह पर प्रकाश आता है ना उसको क्या बोला जाता है जी? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इस सतह को, सतह को क्या बोलेंगे जी? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक, यानी जिस सतह पर परावर्तन की क्रिया होती है उसी सतह को क्या कहा जाता है जी? परावर्तक सतह कहा जाता है। और खास करके परावर्तक सतह चिकनी भी होती है और खुरदरी भी होती है, लेकिन अधिकतर प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ पर होता है। किस पर होता है जी? समतल पृष्ठ। अब देखिए, इस सतह के इस बिंदु पर टकराए तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। क्या होगा जी? आपतन बिंदु। अब इस सतह से टकरा करके चल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा जी? परावर्तित किरण। और ये बीच में एक लंब आता है जी जिसका नाम क्या है? अभिलंब। क्या नाम है जी? अभिलंब। अब ध्यान से देखिए, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है जिस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। क्या है जी? आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एक कोण है जिसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं जी? आर से। यानी सतह पर आने वाला किरण आपतित किरण है, सतह से टकरा करके जाने वाला किरण, और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? और आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस सतह को क्या कहते हैं जी? परावर्तक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए होंगे। यानी जब प्रकाश किसी समतल या चिकनी सतह से टकराकर, ठीक है जी, पुनः उसी माध्यम में क्या होता है जी? लौट जाता है। लौटने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का। चलिए अब आपको देखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, और ये जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको इस चैप्टर में देखना है तो वह है आपका परावर्तन का नियम, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। तो जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है वो ये क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने होते हैं जी? 2। ये आपका 1 नंबर में पूछता है। और 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे कहेगा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखिए। ठीक है जी, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखिए। 1 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा परावर्तन के नियम को लिखिए। तो आपको पता होगा कि परावर्तन का जो पहला नियम कहता है जी वो इसी पर आधारित है। कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में क्या होते हैं जी, स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में क्या होते हैं जी, स्थित होते हैं। पहला नियम कह रहा था। दूसरा नियम क्या कह रहा है, और दूसरा नियम बहुत ही सिंपल है और कंफ्यूज भी है, क्योंकि अगर बहुत बच्चे हैं ना जी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तन का दोनों नियम लिखे, तो पहला लिखता है आपतित किरण और दूसरा लिखता है परावर्तित किरण। ठीक है जी, परावर्तन का दोनों नियम अगर पूछ दिया जाए तो लिखता है पहला में क्या, आपतित किरण, और दूसरा नियम लिख देगा परावर्तित किरण। ऐसा नहीं होता, ये तीनों मिल करके पहला नियम को दर्शाता है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो नियम कहता है ना जी, वो क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ आपसे क्या पूछता है और बच्चे क्या गलती कर देते हैं। कभी कभी केवल एग्जाम में पूछ देता है ना, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम लिखिए। बहुत बच्चों को लगता है कि दोनों नियम लिखना है, और वो दोनों नियम लिख देते हैं। अगर भाई द पहला नियम किसी कारणवश गलत हो गया तो आपका वो 2 नंबर चला जाए। इसलिए आपको एग्जाम में जितना पूछा जाए आप उतना ही का जवाब देने का प्रयास करें। ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करें। अगर ज्ञानी बनने का कोशिश किए तो सत्यानाश है आपका। इसलिए जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब उतना ही दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर बढ़ा चढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर का है तो 10 नंबर मिलेगा तो 2 ही नंबर, लेकिन अगर बीच में गलती हो गया तो वो 2 नंबर लेके चल देगा। इसलिए जितना प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाए आप उतना ही लिखने का प्रयास करें, उससे ज़्यादा लिखने का प्रयास न करें। तो पूछता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम लिखे, और बच्चे दोनों नियम लिख देते। जब आपसे केवल दूसरा नियम पूछे तो आपको क्या बोलना है जी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं जी, 2 नंबर में पूछ देगा तो पहला तो लिख देते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए, तो पहला तो लिख देता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप दूसरा में लिख देता है सब कोण आई बराबर कोण आर। आप ध्यान दीजिए कि 2 नंबर में दिया है तो वो आपका संक्षिप्त रूप दिया है। पहले आप नियम को लिखे और तब लिखेंगे कोण आई बराबर क्या जी, कोण आर। चलिए, ये आप समझ गए होंगे दोनों नियम। अब आपको जानना है जी प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब क्या। प्रतिबिंब को दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं जी छाया। क्या कहते हैं, यानी जब आप घर से निकलते हो, अगर धूप निकला होगा तो आप देखेंगे आपके साथ आपकी परछाई चलती है, यानी आपका प्रतिबिंब भी बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, परछाई। कोई भी वस्तु जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका परछाई बनेगा। चलिए, तो जानेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, क्योंकि प्रकाश कहीं ना कहीं बिंदु स्रोत से ही निकलता है, चाहे सूर्य से निकले, चाहे बल्ब से निकले, चाहे मोमबत्ती से निकले, चाहे लालटेन से निकले। हाँ, चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन हमको आ गया और ये क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या हो। क्वेश्चन ये है कि मान के चलिए आपके पास 2 वस्तु है। एक वस्तु है लालटेन और एक है जी लैंप। ठीक है, एक है लालटेन और एक है लैंप। अब क्या होता है, जैसे लालटेन जो बनता है आप देखे होंगे, लगभग लालटेन में कुछ ऐसे करके देता है,
और उसमें बीच में मान लीजिए शीशा रहता है, और जो लैंप होता है ना उसमें सिर्फ नीचे ऐसा एक बर्नेट देता है और उस पर आपका ऐसा ग्लास दिया हुआ रहता है, ठीक है जी, ऐसा ग्लास दिया हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रकाश ये लालटेन देगा या कि लैंप देगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लालटेन अधिक गर्म होता है और लैंप अधिक गर्म नहीं होता है, इसका क्या कारण है? इस पर दो क्वेश्चन है प्रकाश से रिलेट करके कि इन दोनों वस्तु में सबसे अधिक प्रकाश कौन देगा, ये आपको बताना है। और दूसरा, लालटेन अधिक गर्म हो जाता है लैंप के अपेक्षा, आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जे प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए प्रतिबिंब क्या हो गया, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो वो किसी न किसी वस्तु से टकराती है, और वस्तु से टकराने के बाद उसका कहीं ना कहीं छाया बनता है। तो वह छाया कहीं वास्तविक रूप में बनता है और कहीं बना हुआ प्रतीत होता है। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो? दो। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब से आपका परिभाषा कम पूछता है, क्वेश्चन क्या प्रतिबिंब से पूछता है आप ध्यान से देखिएगा। पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा क्या होता है जी, आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक, आभासी या क्या हो जाएगा वो, काल्पनिक हो जाएगा। अब आभासी या काल्पनिक या वास्तविक का परिभाषा देना होगा, तो आप कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है जी, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, ठीक है, प्रतीत होती है, वो आपका हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब। और जब वास्तव में मिलती है, आप अगर प्रतिबिंब का परिभाषा याद रखते हैं तो दोनों याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब में दोनों आ जाता है जी, मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको सिर्फ वहाँ यही जोड़ देना है कि वास्तव में मिलती है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है जी, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्या होता है जी, उल्टा होता है। यही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन में दे देगा उल्टा, सीधा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जी, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जी, हमेशा उल्टा होता है। अब देंगे आप आभासी प्रतिबिंब, यानी आप क्या कह सकते हो, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी। और याद रखेंगे आप कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है जी। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है इनमें कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है, अब प्रतिबिंब दे देगा आपका वास्तविक और आभासी। आपको याद रखना होगा वास्तविक, दोनों से उलट कर कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखें। परिभाषा तो नहीं जल्दी पूछता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हाँ, लेकिन इसका प्रकार पूछ देता है जी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की विशेषता, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की विशेषता। अब समतल दर्पण क्या होता है आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप एक चीज जानेंगे, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जी जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं रहता। इसीलिए ना
समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है जी? फोकस दूरी क्या होती है जी? इसका अनंत होता है। इसका फोकस क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। यानी अगर आप एक समतल दर्पण को रखे होंगे सामने, उसका एक प्रतिबिंब नहीं बनता है, लगातार पीछे कई प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। चलिए, अब इसकी विशेषता को जानना है तो सबसे पहला विशेषता आप ध्यान देंगे कि मान के चलिए अगर कोई यहाँ समतल दर्पण है, ठीक है जी, तो समतल दर्पण के अगर मान के चलिए यहाँ 5 मीटर अगर दूरी पर कोई वस्तु अगर हम रखे हुए हैं, तो इस समतल दर्पण के पीछे ना वो 5 मीटर दूर ही बना हुआ प्रतीत होगा। इसलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रहती है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही क्या बनता है? पीछे बनता है। ठीक है जी, वस्तु समतल दर्पण के जितना ही आगे रहेगा, प्रतिबिंब उतना ही कहाँ बनेगा जी? पीछे बनेगा। पहला ये था। दूसरा, जो वस्तु की दूरी होती है ना, वह प्रतिबिंब की दूरी के क्या होती है? बराबर। यानी जितना दूरी दर्पण से वस्तु का रहेगा उतना ही दूरी किसका रहता है जी? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब जो होता है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है जी। पार्श्विक रूप से क्या होता है जी? पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा। क्या बनता है जी? पार्श्विक रूप से उल्टा। और ऐसे आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी। कैसा बनता है जी? आभासी और सीधा। क्योंकि जब आभासी का बात आएगा तो सीधी सी बात है कि आभासी प्रतिबिंब है तो वस्तु क्या होगा? सीधा होगा। और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सा प्रकार का प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या है? बोलिए। आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब जी? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा आपका हो गया जी विशेषता? समतल दर्पण के जितना ही आगे वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है जी? सीधा होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगला है, ठीक है जी, अगला आपको कह रहा है कि अगर समतल दर्पण में जी जितना बड़ा वस्तु होगा, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा। यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है जी? बराबर होता है। समतल दर्पण में अगर कोई 5 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी उसका कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। यानी जितना बड़ा वस्तु होता है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। ये था आपका समतल दर्पण की विशेषता, और ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक। यानी आपको इस वीडियो में सब जितना भी मतलब आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, आज जितना भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, वह सब टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, और जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, क्लास के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा जिसका आपको आंसर राइटिंग करना, और आंसर राइटिंग करके आपको ला करके दिखाना। तो चलिए अगला हम देखते हैं। कह रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ठीक है जी, आपको ये जानना है ना अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही आपको डायग्राम के बारे में भी बताया जाएगा। आप दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
और प्रतिबिंब कैसा बने। लेकिन आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार। एक जो बनता है वो आपका, ये सब कंपेयर होता है किससे जी? वस्तु से। किससे होता है? वस्तु से। मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है जी? छोटा। क्या बनता है? छोटा। अब आप जानेंगे कि बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, और बराबर कहाँ बनता है और छोटा कहाँ बनता है। आप ध्यान देंगे सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ स्थित रहेगा कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है जी, तो कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, यानी जब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित होगा जी दर्पण के, तो उसका प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा कब बनता है जी? बोलो, सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? क्योंकि फोकस पर जो प्रतिबिंब होता है ना, वो वस्तु से क्या होता है जी? बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है? बहुत। लेकिन वो प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यानी आपका अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है, यानी वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो आभासी बनता है जानते हैं कब? जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहता है। जब वस्तु कहाँ रहेगा? ध्रुव और फोकस के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है जी? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी बना मतलब सीधा भी बनेगा। और वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है जी, वह फोकस पे भी रखने से बनता है, फोकस और केंद्र के बीच भी रखने से बनता है। मतलब देखिए, फोकस पर भी बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच भी बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच रखने पर भी बनेगा। ये सब प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू? वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। कुछ जो वस्तु होता है प्रतिबिंब, वह वस्तु से छोटा भी होता है और कुछ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी। यानी अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा, बराबर और छोटा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ हम कह सकते हैं जी अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे सबसे छोटा कहाँ बनता है जी रखने पर? सबसे छोटा रखने पर कहाँ बनता है आप बताएं? अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है जी? छोटा बनता है। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान देंगे उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में जी? उत्तल दर्पण के बारे में। तो अब ध्यान देंगे उत्तल दर्पण, तो आप याद रखें वो उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और वह होता है छोटा। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा वस्तु से क्या होता है जी? छोटा होता है। और कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। आभासी और क्या होगा? सीधा। क्या होगा जी? आभासी और सीधा। तो
उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, क्वेश्चन पूछता है आपसे किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो क्या बताएंगे? उत्तल दर्पण। अगर आपसे केवल पूछता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो आप अवतल दर्पण भी कह सकते हैं और उत्तल दर्पण भी, लेकिन आपसे ये कहा गया कि हमेशा छोटा बनता है, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, और अगर माना जाए तो आपके पहला चैप्टर का अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक ये क्वेश्चन भी बन करके आता है बोर्ड एग्जाम में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं, और एक क्वेश्चन पूछ देता है जी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। उपयोग भी पूछता है और अंतर भी। तो आप बताएं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जी? कहाँ कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण में। और कहाँ किया जाता है? बोलिए। वाहनों के हेडलाइट माने जो सामने लगा रहता है जी। और सोलर कुकर, सौर भट्टी, और जे टॉर्च में, ये सब किसका उपयोग है? अवतल दर्पण का। इसको आप अच्छे से तैयार करें। अब आता है जो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? साइड मिरर में। किसके साइड मिरर में जी? वाहन के साइड मिरर। और दूसरा पीछे देखने के लिए। और क्या हो सकता है जी? किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है जी, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और अब इन सभी टॉपिक से हम आपका क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जितना पढ़ा है इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन क्या बनेगा आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन बनेगा पहला, हम इस पूरे टॉपिक का एनालाइज करके क्वेश्चन दे रहे हैं, न कि जैसे पढ़ाया वैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछेगा जी प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखे, दोनों नियम लिखे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जी समतल दर्पण की विशेषता लिखें। समतल दर्पण की विशेषता लिखें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अंतर लिखें। अगला क्वेश्चन होगा जी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब
प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, 5 क्वेश्चन रहेगा और इन 5 क्वेश्चंस को ही आपको बताना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, इन 5 क्वेश्चनों को आपको बना के लेके आना है और अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम एक क्लास आप लोग का चलाएंगे जिसमें आपको कॉपी लिखने का तरीका बताया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अपने कॉपी को कैसे लिखेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके। नहीं आप 2 नंबर के किसी क्वेश्चन को बनाया है तो आपको 2 नंबर कैसे मिल सकता है, 5 नंबर का आप लिखे तो 5 नंबर कैसे मिल सकता है। एक दिन आपको बताया जाएगा आप पूरे कॉपी को कैसे अच्छे से लिखोगे, कैसे आप उसका टॉपिक्स बनाओगे, कैसे हेडिंग्स बनाओगे, कैसे किसी प्रश्न का उत्तर, तो ये सब चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कीजिए।